MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। चलिए आज शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, और खबर है महाराष्ट्र से, जहां भाषाई विवाद चल रहा है और तनाव की हालात हैं। तो सबसे पहले डुबा कर मारने की धमकी इस बार दी गई है, लेकिन तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि आर पार की लड़ाई है और भाषाई मर्यादा को तार तार कर एक दूसरे पर धमकियां दी जा रही हैं। कोई डुबोकर मारने की बात कह रहा है, कोई पटक कर मारने की बात कह रहा है, और राज ठाकरे और निशिकांत दुबे के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों से इधर मराठी पर महाराष्ट्र में पिटाई हो रही है, लोगों को पीटा जा रहा है, और मनसे के जो कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरकर मराठी ना बोलने वालों को, हिंदी भाषी भाषा लोगों को पिटाई कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और थप्पड़ जड़ रहे हैं। तो ये मराठी पर महाराष्ट्र में पिटाई का की ये तस्वीर, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पिटाई हो रही है। इसके अलावा कई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए। जो मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं वो अब डुबोकर मारने की बात कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट देखिए। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारे। राज ठाकरे ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। पीएमसी चुनाव के नजदीक आते ही राज ठाकरे आपा खोने लगे हैं। पहले हिंदी भाषियों की पिटाई को सही ठहराया था, इसके बाद राज ठाकरे निशाने पर आ गए थे कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इससे राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो भाषाई विवाद का ये रंग रूप देखकर जो मराठी है या हिंदी भाषा भाषी के लोग हैं वो भी आश्चर्य में हैं कि आखिर मर्यादा को किस तरीके से तार तार कर रहे हैं दोनों नेता। आइए कुछ और खबरें आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन लोग क्या क्या कह रहे हैं। हिंदी मराठी विवाद को लेकर जो राज ठाकरे हैं उनकी नई धमकी सामने आ गई। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को सीधे तौर पर उन्होंने धमकी दी, तुम मुंबई आ जाओ। यह कहा उन्होंने, मुंबई के समंदर में डुबो कर मारेंगे। निशिकांत दुबे का राज ठाकरे पर पलटवार, मैंने ठाकरे को हिंदी सिखा दी है। दरअसल राज के बयान पर निशिकांत ने यह चेतावनी दी थी। राज ने कहा था मराठी ना बोलने पर मारो, लेकिन पिटाई का वीडियो मत बनाओ। इस पर निशिकांत दुबे ने राज पर निशाना साधा था। और आप अपने घर महाराष्ट्र में अगर बहुत बड़े बॉस हो, निशिकांत ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तो चलो बिहार, चलो यूपी, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। ये बातें निशिकांत दुबे ने कही। उन्होंने कहा कि अगर आप में ज्यादा हिम्मत है, आप हिंदी भाषी को मारते हैं तो उर्दू भाषी तमिल तेलुगु को भी मारो। आप ये घटिया हरकत कर रहे हो, निशिकांत दुबे ने कहा। और निशिकांत के इसी बयान पर राज ठाकरे ने भड़काऊ बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि मुंबई में जो समंदर है उसमें डुबो कर मारेंगे। लेकिन निशिकांत दुबे और राज ठाकरे क्या कह रहे हैं, एक दूसरे पर कैसे पलटवार कर रहे हैं, उनकी ही आवाज में उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारेंगे। दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारेंगे। तो हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। तो इस जुबानी वाद विवाद चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की विधानसभा में किस तरीके से बीजेपी और एनसीपी शरद गुट के लोग आपस में भिड़े थे, ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी। हाथापाई की नौबत आ गई, जमकर हाथापाई हुई थी। लेकिन इसके बाद की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये बात यहां से उठकर चली जाती है मरीन ड्राइव थाने तक, और वहां पर जो शरद गुट के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वहां पर धरने पर बैठ गए। और वहां पर जितेंद्र आव्हाड लगातार अपने समर्थकों के बचाव में उतरे हुए थे।
पहिले तर इन्स्पेक्टरला सस्पेंड करा, चव्हाणला मार खायचं हे नाही आणि याला घेऊन जाणार तुम्ही पोलीस स्टेशनला आणि परत बाकीचे होते ते पळून गेले. गाडी चढवा, तुमची गाडी हळू देणार नाही मी. तो आखिर ऐसा मारपीट की नौबत कैसे आ गई और आखिर मरीन ड्राइव थाने पर जाकर जो जमघट लगाया गया उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या थी वजह, यह भी समझने की जरा कोशिश कीजिए. हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में विधायक भिड़े थे. तस्वीरें हमने आपको दिखाई. 17 जुलाई को विधायक समर्थकों में हाथापाई हुई, दोनों पक्षों में मारपीट तक की नौबत आ गई और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर के समर्थक थे, दूसरी तरफ शरद गुट के जितेंद्र अवाड़ के समर्थक मौजूद थे. अभी दोनों गुट का विवाद लगातार जारी है. मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में जमकर बवाल हुआ. अवाड़ समर्थक को हिरासत में लेने पर हंगामा मच गया. जितेंद्र अवाड़ खुद थाने पहुंच गए, पुलिस की गाड़ी के सामने धरने पर नीचे ही बैठ गए और उसके बाद विधायक रोहित पवार भी मौके पर पहुंच जाते हैं. रात भर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में हंगामा चलता रहा. सीएम फडणवीस ने कहा ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं है, यह हमारी प्रतिष्ठा पर दाग जैसा है. स्पीकर और विधान परिषद के सभापति गंभीर इस मामले में संज्ञान ले. विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया गया है. यानी कि इस पूरे मामले में यह मामला जो है काफी गंभीर हो रहा है. जितेंद्र चव्हाण जो है वो क्या कह रहे हैं, जो कि धरने पर बैठे थे अपने समर्थकों के साथ, जरा उनकी भी सुन लेते हैं. नहीं, ये मारपीट होना तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये पवित्र मंदिर है और पवित्र मंदिर में हमारे जैसे लोग कार्यकर्ता लेके आते हैं तो कार्यकर्ता लोगों को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए. ये पार्टी का मामला नहीं है, कोई व्यक्ति का मामला नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होने के लिए कड़ी से कड़ी नियमावली महाराष्ट्र विधानमंडल के जो अध्यक्ष है उन्होंने करनी चाहिए. इसका समर्थन कोई भी नहीं करता और समर्थन हो ही भी नहीं सकता. ये होना नहीं चाहिए था और जो हुआ है उसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा. उसका मैंने खुद निषेध किया है. विपक्ष कह रहा है कि पूरी तरह से महाराष्ट्र में जाने दो ना, विपक्ष का भी आमदार वहां था. ये विपक्ष और सत्ताधारी का मामला नहीं है, ये मामला जो है डिसिप्लिन का है और पवित्र रखने का है. क्या जो लोग किए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग है. तो राज ठाकरे के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दायर कर दी गई है. पूछा गया है, यह जानने की कोशिश की गई है याचिकाकर्ता की तरफ से, आखिर किस लाभ के लिए, किस मंसूबे के लिए आप ऐसी चीजों को, भाषाई उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं. चलिए हम आपको बताते हैं. भड़काऊ भाषणों पर राज की मुश्किल बढ़ सकती है और राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. एमएनएस और राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई. याचिकाकर्ता ने हिंदी भाषी पर हमले को लेकर शिकायत की थी, महाराष्ट्र के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी. शिकायत के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और इसके बाद एक जनहित याचिका भी दायर की गई. उद्धव के साथ रैली में राज के बयान का हवाला दिया गया जिसमें राज ने कान के नीचे मारने की बात कही थी. तो ये बातें सामने आई. हिंदी भाषियों की पिटाई को राज ने सही बताया था, साथ ही पिटाई का वीडियो नहीं बनाने की उन्होंने अपील की थी. तो राज ठाकरे ने जो बातें कही, इसी के खिलाफ जो है पीआईएल दायर किया गया है. अनूप प्रकाश जो अवस्थी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, जिन्होंने पीआईएल दायर किया, उनके सुनते हैं. जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे हैं, उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं जिसमें भाषा के आधार पर वैमनस्य की बात है, उन सब से रिलेटेड है. और जहां पे हिंसा को भी प्रमोट करने की बात कही, उन्होंने कहा है कि मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहें तो जो नॉन मराठी स्पीकिंग पीपल हैं उनको पीट सकते हैं. इस तरीके की कुछ बात कही उन्होंने. तो उन सब से रिलेटेड बात है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को इस तरीके की बात करना ठीक नहीं है. तो इन आधार पर जो पिटिशनर हैं उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका है उसमें यही मांग है कि एप्रोप्रिएट जो एफआईआर हो सकती है जो भी कंसर्न लोगों के खिलाफ वो की जाए और जो मनसे का रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन के पास में उसको भी रद्द किया जाए. तो ये है उस याचिका के अंदर हमारी मुख्य मांगे हैं, प्रेयर्स. चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं. बात करते हैं बिहार में बहार के बीच बढ़ते अपराध की. अपराधी जिन्हें डर नहीं लगता, वर्दी का खौफ नहीं है, लेकिन वर्दी का इकबाल कहां है इसका पता लगाया जा रहा है. लेकिन फिलहाल पटना शूटआउट का बंगाल कनेक्शन क्या कहता है, लेकिन यह घटना कोई नहीं भूल सकता. दिन दहाड़े पटना में पारस अस्पताल में 5 अपराधी आते हैं और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देते हैं और चले जाते हैं. और यहीं से
यह समझ में आने लगा कि आखिर बहार कहां है और अपराध किस तरीके से अपने पांव पसार रहा है। चलिए इसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पटना में देर रात फायरिंग की घटना हुई, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से अपराध और अपराधी दोनों मस्त होकर फायरिंग कर रहे हैं। पटना के बहादुरपुर में फायरिंग हुआ और महिला घायल हो गई, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस अभी चुप है, जांच कर रही है। चलिए इसके बाद अगली तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। गया में एक डॉक्टर को गोली मारी गई और जो अपराधी हैं आराम से वहां चलते बने, कट्टे से फायर किया गया। हालत काफी नाजुक बनी हुई है और गया में भी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अपराधियों ने एक डॉक्टर को निशाना बनाया। और इसके बाद की तस्वीर वो भी राजधानी पटना से, जहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई। कहा गया कि चोर की शक्ल में आए थे, जब बात बढ़ गई तो उसके बाद उसने गोली मार दी, महिला की हत्या कर दी। तो पटना के फुलवारी शरीफ में महिला की हत्या हो गई। सभी लोग सन्न हैं, परेशान है। पुलिस कहां है, इकबाल कहां? बड़ा आदमी भी वाला हो जाएगा। और इसके अलावा पुलिस जो जांच कर रही है, सिवान की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सिवान में देर रात गोलीबारी हुई है। जो एम्बुलेंस चालक था उसे निशाना बनाया गया। तकरीबन 11 और 11:30 बजे के बीच की रात की यह घटना है, जहां पर सिवान में एम्बुलेंस ड्राइवर को गोली मार दी गई। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। बिहार में चुनाव से ठीक पहले सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। पटना के अस्पताल में शूट आउट के बाद नीतीश विरोधियों के साथ अपनों के भी निशाने पर हैं। लालू तेजस्वी के बाद अब चिराग पासवान भी नीतीश को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। दूसरी तरफ बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 24 घंटे के अंदर राज्य में कई जगहों पर वारदात से सवाल उठ रहे हैं। पटना से लेकर गया और सिवान में अपराधी खुलेआम गोली मारकर फरार हो जा रहे हैं। अपराधी के दिल में और भय व्याप्त करना पड़ेगा। एक आध इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा तो दर्जनों इनकाउंटर करना पड़ेगा। सवाल इस बात को लेकर है कि अपराधी क्या करना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए। ये जो सीख दे रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि जेल में बैठकर पूरी सुरक्षा में जेल का अनाज खाकर प्लानिंग चल रही है, सुपारी ली जा रही है। कैसे हो रहा, आइए मैं बताता हूं कैसे हो रहा है। पटना शूटआउट में एक और बड़ा खुलासा हो गया। जेल में रची गई गैंगस्टर की हत्या की साजिश और पुरुलिया जेल में बंद अपराधी शेरू ने इसका प्लान बनाया था। शेरू कभी चंदन मिश्रा का जिगरी यार था। चंदन की हत्या के लिए शूटर तौसीफ को सुपारी दी गई थी। 10 लाख रुपए की सुपारी तौसीफ ने ली। शेरू और तौसीफ की मुलाकात बेऊर जेल में ही हुई थी और इसी दौरान शेरू और तौसीफ की दोस्ती हो गई। तौसीफ हाल ही में जेल से बाहर निकला था। शेरू गैंगस्टर चंदन मिश्रा को रास्ते से हटाना चाहता था। पुरुलिया जेल से ही शेरू ने तौसीफ से संपर्क किया। चंदन मिश्रा को लेकर हर जानकारी उससे शेयर की। तौसीफ पारस अस्पताल पहले भी जा चुका था। अस्पताल के जो स्टाफ है उनके साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। हत्या की साजिश 3 दिन पहले रची गई। सभी जो आरोपी हैं शूटर एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। पारस अस्पताल के ठीक पीछे एक अपार्टमेंट में उन्होंने अपना एक ठिकाना बनाया। गैंगस्टर चंदन अस्पताल के कमरा नंबर 209 में था, इलाज करा रहा था और ये लोग हर दिन अस्पताल की रेकी कर रहे थे। अस्पताल के कुछ लोगों पर मिलीभगत का भी शक है और यह बताया जा रहा है कि बिना मिलीभगत के कुछ नहीं हो सकता। चलिए नीरज कुमार बबलू जो कि मंत्री है बिहार सरकार में, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। देखिए, ये बिहार में सुशासन है। सुशासन का यही प्रमाण है कि अगर अपराध होगा तो अपराधी जेल जाएगा, इसकी गारंटी है। स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा, उसे सजा होगा, इनकाउंटर भी होता है और घर पे बुलडोजर भी चलता है। अपराध हो रहा है, मैं मानता हूं कि पुलिस को अपना कार्यशैली बदलना पड़ेगा। अपराधी के दिल में और भय व्याप्त करना पड़ेगा। एक आध इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा तो दर्जनों इनकाउंटर करना पड़ेगा। 15 दिन में 37 हत्या की घटना हुई है। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ क्या हुआ? फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं भेजाना, बंगाल भेजिएगा। तेलंगाना में कुछ होगा तो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा। ये क्या कि बिहार में सेलोटेप लगा लिया, टेलीप्रॉम्प्टर ब्लैंक हो गया। अपराध हुआ है अननोन, अज्ञात के खिलाफ भी FIR अगर हुआ है तो हमारी पुलिस ने उसको
उसको उद्भेदन किया है, या तो वो दो ही जगह पाए गए हैं, या वो नरक में पहुंचे हैं या जेल में पहुंचे हैं। लेकिन कौन आपराधिक घटना जिसमें बिहार में उद्भेदन नहीं हुआ? अरे डीजी साहब, कौन है फुलवारी शरीफ का क्रिमिनल? क्या आप नहीं चिन्ह रहे हैं? नाम बोले पप्पू यादव। अब हमको भी धमकी। डीजी साहब, हम सिर्फ कानून के चलते चुप है, मिटा देंगे हम सारा सबराज। पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि मिटा देंगे, आज से नहीं कई बार कह चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर है, सुपारी जिसने ली, किसने ली, कैसे मर्डर को अंजाम दिया, क्या प्लानिंग की, ये सारी चीजें। लेकिन पटना शूटआउट में बिहार पुलिस के हाथ जो हैं अब तक खाली हैं। पश्चिम बंगाल के शूटरों की गिरफ्तारी का दावा था, शेरों सिंह गिरोह से जुड़े शूटरों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पटना पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है। शूटरों की पहचान पटना पुलिस ने कर ली है, लेकिन 5 आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। पुलिस ने जांच को लेकर कई टीमें बनाई हैं और बड़ा सवाल यह है, अपराधी कहां फरार हो गए। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर की हत्या हुई थी। 5 शूटरों ने अस्पताल के आईसीयू में फायरिंग की थी और इसके बाद पुलिस ने एक शूटर को दबोचा भी था। तौसीफ रजा और बादशाह की गिरफ्तारी हुई थी। बाकी शूटरों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। शूटआउट में 6 से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं, यह कहना है। कुछ और आरोपियों के ठिकाने की जानकारी भी पुलिस को मिल चुकी है। आरोपियों ने गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी और सूत्रों के मुताबिक 2 शूटर हाल ही में चंदन मिश्रा से मिले थे, यानी कि ये सारी चीजें प्लान के तहत की गई। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरा सिनारियो है वो अब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा था। चलिए कुछ और आपको बताते हैं। और जो आईसीयू में मर्डर हुआ उसकी भी कुंडली खोलते हैं। पारस अस्पताल के आईसीयू में मर्डर पर एक्शन कब होगा, यह सवाल है। लापरवाही को लेकर 6 पुलिस वालों पर गाज गिर गई है। पुलिस के 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। शास्त्री नगर थाने की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है और इसके बाद पटना एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई की है। दारोगा, सहायक दारोगा समेत कई पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए और जांच में इन पुलिस वालों की लापरवाही सामने आई। अस्पताल में गैंगस्टर की मौजूदगी के बावजूद सुरक्षा में कमी थी। पेरोल पर अस्पताल आए गैंगस्टर की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। वारदात के दौरान और उसके बाद इनकी जो भूमिका है संदेह के घेरे में। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया, यह बताया गया। शूट आउट जैसी आपात स्थिति में भी जरूरी कार्रवाई नहीं की गई और सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। तो ये बातें अब खुलकर सामने आ रही है, आरोप लग रहे हैं। लेकिन खासकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के नेता क्या बयान दे रहे हैं, सुनिएगा। बिहार में जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, उस सब जमीन के घोटाला में फंसे हुए हैं। इसे चिंता छोड़ दीजिए। मोदी जी के राज में कानून का राज है, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। गड़बड़ करिएगा, अंदर जाइएगा। बेखौफ अपराधियों ने जिस तरह से पिस्टल लहराई है और जिस रास्ते से वो भागा है, पढ़ने वाली बच्चियां भी भयभीत है। पटना का हर गलियों में आज अपने बाल बच्चों को जो स्कूल भेजने वाले माता पिता हैं वो सहमे हुए तो हैं। राजनीति का हल्का सा ज्ञान रखता है, उसको इस बात का आभास है कि नीतीश कुमार अचेत है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ हियर इज नीतीश कुमार। एक बड़ा सवाल है। अपराध के खिलाफ अगर जीरो टॉलरेंस किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का है। आप एनडीए की सरकार में अपराध कर सकते हो, लेकिन अपराध करने के बाद आप बचोगे नहीं। अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जा रही है और एनडीए भारतीय जनता पार्टी ये कार्य करती रहेगी। तो सभी अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर पक्ष तो पक्ष, विपक्ष के साथ चिराग पासवान भी उसी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की जो चरमराई हुई व्यवस्था है, इसके लिए नीतीश कुमार का शासन और प्रशासन किस कदर एक्शन नहीं ले पा रहा है। आखिर डर क्यों भाग गया। बिहार में चुनाव से पहले बढ़ते अपराध पर सरकार घिर गई है। विपक्ष के साथ अब सहयोगी ने भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर को पर घेर रहे हैं सरकार को और बीजेपी ने बिहार को तालिबान बना दिया है। तेजस्वी कहते हैं गया में डॉक्टर को गोली मार दी गई, पटना में 2 गुटों में गोलीबारी हो गई, पटना में महिला को गोली मार दी गई, रोहतास में व्यवसायी की हत्या कर दी गई। मोदी नीतीश भाजपाई सरकार बेबस है, ये तेजस्वी कह रहे हैं
और तेजस्वी आगे कहते हैं कि डीके टैग संरक्षित गुंडे अपराधी बेधड़क हैं, यानी कि अब जो आरोप है उसमें एक और सपोर्ट आता है, वो भी सरकार की तरफ से, और वो सपोर्ट चिराग पासवान का था। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार को घेरते हुए कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए। लॉ एंड ऑर्डर पर चिराग लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, व्यवस्थाओं पर हमले कर रहे हैं, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चिराग पासवान ने कहा। राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ये उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निभानी होगी, यानी कि अगर आप अधिकारी हैं तो सिर्फ सोफे पर नहीं बैठ सकते, जिम्मेदारी से हटकर आपको आगे आना होगा। अपराध की हो रही घटनाओं को मैनेज आप नहीं कर सकते, चिराग पासवान ने कहा। और चिराग के बयानों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए का अहम हिस्सा है और चिराग पासवान अपनी ही सरकार पर आखिर हमलावर क्यों है? विपक्ष के मुताबिक यह रणनीति का हिस्सा है। चिराग एक बार 2020 चुनाव जैसी भूमिका निभाएंगे। तब कई सीटों पर चिराग ने जेडीयू के वोट काटे थे और इससे नीतीश के कई उम्मीदवारों की हार हुई थी। यानी कि चिराग पासवान जो है, उनकी पार्टी ने तब 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अधिकतर सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। 27 सीटों पर इसने नीतीश का खेल बिगाड़ दिया था। तो यह हिस्ट्री है और पॉलिटिकल हिस्ट्री चिराग पासवान की बताती है कि मौके की नजाकत को समझते हुए चिराग पासवान पॉलिटिकल एक्शन लेते हैं। अब जरा देखिएगा चिराग और तेजस्वी क्या कह रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। कोई बचा है यहाँ? अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आपने देखा 5-5 लोग घुसे हुए अस्पताल के अंदर, आईसीयू के अंदर घुस करके गोली मार रहे हैं। 5 सीसीटीवी का खौफ नहीं है इन लोगों के पास। कौन बढ़ा रहा है मनोबल? जो सत्ता में बैठे लोग हैं निकम्मे लोग हैं। इन लोगों से बिहार नहीं संभला जा रहा है। ये केवल भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी, चिराग पासवान ये कह रहे हैं। जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन एडीजी ने क्या कहा था उस दिन सभी ने सुना। एडीजी ने कहा था, एडीजी कुंदन कृष्ण ने, कि यहां पर जो अपराध है वो मौसमी है, यानी कि मौसम के हिसाब से अपराध होते हैं। किसानों को भी उसमें लपेट लिया था, लेकिन अब वो माफी मांग रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, यानी हमसे गलती इस बात को लेकर हो गई कि हमने किसानों के बारे में कुछ कहा। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि बेतुके बयान पर बिहार के एडीजी ने माफी मांग ली है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने बयान दिया था। अप्रैल, मई और जून में राज्य में अधिक हत्याएं होती थी, ये उन्होंने कहा। और जब तक बरसात नहीं होती यह सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास कोई काम नहीं होता और बारिश होने के बाद किसान समाज के जो लोग हैं वो व्यस्त होते हैं। कुंदन ने सीधे अपराध के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया था। एडीजी के इस बयान को लेकर विपक्ष ने जोरदार हमला किया और उसके बाद एडीजी ने इस बयान पर माफी मांग ली है। अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। कुंदन कृष्णन बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में से एक हैं। 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं कुंदन कृष्णन, और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हमेशा वे चर्चा में रहे हैं। तो एक प्रोफाइल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और इस पर लोग कह रहे हैं कि अब अपने बयानों से अगर हटे हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर काम कर रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो पॉलिटिकल जो रिएक्शन है वो क्या कह रहा है, और सबसे बड़ी बात खुद माफीनामे में उन्होंने क्या बातें कही हैं वो भी सुनाते हैं। पिछले दिनों आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका कुछ अंश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। मैं अपना विचार को आपके सामने साझा करना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा
हमारे सम्मान के पात्र हैं। मेरे मन में किसान के प्रति काफ़ी आदर भाव है, लेकिन फिर भी अगर मेरे वक्तव्य के द्वारा किसी को भी ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं। इन लोगों को थोड़ी भी लज्जा शर्म नहीं ना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं यहाँ बिहार में। पुलिस क्या बयान दे रही है, पल्ला झाड़ी की मानसून में होता है। अजीब हाल हो गया है बिहार का। एडीजी के बयान को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। भाई आंकड़े हैं ना, 2002 का आंकड़ा निकाल लीजिए, 3 का निकाल लीजिए, 4 का निकाल लीजिए। 3 महीना अपराध बढ़ता है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। ये पूरे डेटा का फ्रेमिंग अब जब देखिएगा तो साफ साफ नजर आएगा। तो किसान केवल भूधारी होता है क्या? ये जो अपराध में पकड़े जा रहे हैं आज, किस बैकग्राउंड का लड़का सब है? जो 18 से 25 साल का लड़का पकड़ा जाता है तो कोई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बेटा है, डीजीपी का बेटा है, चीफ सेक्रेटरी का बेटा है, आईएएस का बेटा है। किसान बैकग्राउंड के परिवार के लोग, नौजवान जो नए ढंग की जिंदगी जीना चाहते हैं, मर्सिडीज पर घूमना चाहते हैं, कौन मोबाइल तो रखना चाहता है, हाथ में ब्रासलेट रखना चाहता है, वैसे ही लोग सुपारी कीलर की भूमिका में आए हैं। तो बिहार में 73-74% उसकी आबादी है। और अप्रैल मई जून मैंने देखा है, पूरे डेटा का विश्लेषण करके हमने देखा, तो ये स्वाभाविक होता है कि अपराध बढ़ जाता है। तो अपराध बढ़ने का क्या कारण है जो आलोचना कर रहे हैं, जरा उनसे हम ज्ञान लेना चाहते हैं। चलिए, विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार की तरफ से डेटा के जरिए दिया जा रहा और बताया जा रहा है कि अपराध कैसे बढ़ता है। चलिए अगली खबर की तरफ आते हैं, और अगली खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई है, जिस पर बवाल मचा है। अखिलेश और योगी आमने सामने कांवड़ पर भिड़ गए हैं, योगी और अखिलेश। लेकिन जो सड़कों पर है वो कांवड़ यात्रा बदस्तूर जारी है। बाबा भोले के जो भक्त हैं जलाभिषेक करने के लिए बढ़ चले हैं, और भारी तादाद में यहां पर लोगों को देखा जा सकता है। एक कांवड़ पथ है और कांवड़ पथ पर कांवड़िए आगे की तरफ लगातार बढ़ते हुए। लेकिन इसमें अगली तस्वीर, बुलडोजर बाबा का कांवड़ देखिए जरा। ये उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, उनके निर्देश, और उस पर जो कांवड़िए हैं वो किस तरीके से डांस कर रहे हैं, जरा देखिएगा। लेकिन इस बीच सपा के कार्यकर्ताओं ने भी एक कांवड़ यात्रा निकाल दी। ये पीडीए कांवड़ यात्रा है, यानी कि कांवड़ियों ने जल तो भरा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पोस्टर्स भी लगाए हैं जिस पर पीडीए लिखा हुआ है। जरा ये भी देखिए, उनका उत्साह भी कम नहीं है। यानी कि जिस तरीके से योगी के समर्थकों ने बुलडोजर से कांवड़ यात्रा निकाली, तो सपा की पीडीए कांवड़ यात्रा भी आप देख पा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं मुजफ्फरनगर की, जहां सीओ ने कांवड़ियों के पैर दबाए हैं, यानी कि सेवा की है। जो कांवड़िए थक जाते हैं, मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें जहां सीओ ने कांवड़ियों के पैर दबाए। इसे सेवा कहा जाता है और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो एक मिसाल पेश करने की कोशिश की गई मुजफ्फरनगर से तस्वीर। इसके अलावा यूपी के हापुड़ से तस्वीरें आई हैं, जहां कांवड़ियों की सेवा में दिन रात पुलिस जुड़ी हुई है। जो कांवड़िए चल नहीं पा रहे, थक गए हैं, उनकी सेवा में लगी हुई है। और इसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, सेवा का भाव अच्छा है अगर, तो उसके पीछे का भाव भी अच्छा है। यानी कि फ्रंट पर अगर सब कुछ दिख रहा है सही और मन के अंदर भी सही है तो सब सही है। यह अखिलेश यादव ने लिखा। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में सियासी पाराहाई है।
सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों को जमकर घेरा, तो अखिलेश यादव ने कांवड़ियों की सेवा करने को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठा दिए। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। अखिलेश जहां कांवड़ियों की सेवा को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठा रहे थे, वहीं मुजफ्फरनगर के सीओ ने अपने ही अंदाज में अखिलेश को जवाब दिया। मैंने ऐसा थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ, मैंने कुछ वहाँ महिला कांवड़िया थी उनसे बात करी, तो उन्होंने ये सेम चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी मुझे बताई, तो मैंने जो भी मुझे उस टाइम सही लगा मैंने वो अपनी तरफ से किया है। जिन्हें सेवा करनी है वो वर्दी नहीं देख रहे, सेवा का भाव उनके मन में है। राहगीरों जो कि कांवड़ यात्री हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें राजनीति चमकानी है वो राजनीति चमका रहे हैं। सभी धर्मों के पर्वों को लेकर नियम तय कर दिए गए हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। आगे क्या कहते हैं हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई पाबंदी नहीं थी, कुछ लोगों ने ताजिए की ऊंचाई के नियमों का उल्लंघन किया। जौनपुर में इसी वजह से हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई। आगे योगी कहते हैं कि हादसे के बाद जानबूझकर लोग माहौल बिगाड़ते हैं, फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली नीति अपनानी पड़ती है। सावन में कांवड़ की यात्रा चल रही है, यात्रा में जाति, क्षेत्र, वर्ग, संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। भक्त 200 से 300 किलोमीटर दूर जल लेने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कांवड़ यात्रा पर भी सवाल उठाते हैं। कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाता है, कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकवादी तक बोला जाता है। अब इस पर अखिलेश यादव कहते हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए कई बातें उन्होंने कही हैं, और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो आप लातों के भूत की बात कह रहे हैं, तो ये भूत बूथ पर ही उतरेगा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो नेता और संतों का क्या कहना है ये भी हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव जी जानते हैं कि बूथ पर उनका संगठन नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर संगठन बहुत मजबूत है। बावजूद इसके आज वो हार की हताशा में कोई भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने किसको लातों का भूत बताया है, और वो जानते हैं कि लातों के वो जो भूत हैं वही उनका वोट बैंक है, और अपने उसी मजहबी वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बूथ पर बिना संगठन के समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। वो जाति और जमात के समीकरण हमेशा गढ़ते रहे हैं, लेकिन ये जाति और जमात के समीकरण अब चुनाव में जीत नहीं दिला सकते। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुहर्रम को लेकर जौनपुर के मुसलमानों के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि मुसलमान जो है ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते, और जिस तरह का उन्होंने निर्देश डीएम और कप्तान को दिया, ये बहुत ही दुखद, और ये दिखाता है कि उनका एक विशेष वर्ग के प्रति कितनी नफरत। राम भक्तों का कत्लेआम करने वाली है पार्टी, और उसके सरगना अखिलेश यादव, इनके शुरू से ही यह हमारी आस्थाओं के ऊपर, हमारी परंपराओं के ऊपर उन्होंने बार बार प्रहार करने का काम किया, इसलिए जनता ने इनको किनारे बैठा रखा है। मजहब का वोट पाने के लिए अखिलेश यादव जी ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ दी है। सनातन हिंदू आस्था का निरंतर विरोध करना अखिलेश यादव जी की हैबिट हो गई है। दैनिक दिनचर्या में इन्होंने सनातन का विरोध करने का बेड़ा उठा रखा है। लेकिन कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मिर्जापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को पीटा है, बुरी तरीके से पिटाई की है। घूसों से जवानों की पिटाई, सीआरपीएफ जवान था, लेकिन इस मामले में 7 कांवड़िए भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। इसके अलावा हरिद्वार की मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, और हरिद्वार में भी पुलिस और कांवड़ियों में झड़प हो गई और जमकर मारपीट हुई है। जरा देखिएगा इन तस्वीरों को। तो कांवड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर भी जो हिंदू संगठन है वो सड़कों पर है। अब उनकी जो डिमांड है, गाजियाबाद की तस्वीर जहां नॉनवेज दुकानों को बंद कराने की कोशिश की जा रही है, दुकानों के नाम लगे हुए हैं और नारेबाजी चल रही है। तुमने भी लगा ले क्या? KFC नजीर नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा।
चलिए, तो कांवड़िया जो है वो पवित्र रहे, शुद्ध रहे, यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए उन प्रतिष्ठानों को बंद कराने की जिम्मेदारी हिंदू संगठनों ने ले ली है। लेकिन एक तस्वीर जो कि मुजफ्फरनगर से है, पुलिस ने कांवड़ियों को शपथ दिलाई है कि आप कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं तो बेहतर तरीके से निकलिए। हम सभी शपथ लेते हैं आज मीटिंग में उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करेंगे। डाक कावड़ के समय हम कोई नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। डीजे तेज आवाज में नहीं बजाएंगे। तो कांवड़ यात्रा आस्था और अनुशासन का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा आस्था और अनुशासन के प्रतीक के तौर पर यह यात्रा होती है। डीजे ढोल ताशे की आवाज तय मानकों के मुताबिक हो। धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। कांवड़ यात्रा में अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए, ये निर्देश है योगी आदित्यनाथ के। यात्रा में अराजक तत्व वेश बदलकर घुसपैठ कर सकते हैं, उन पर नजर रखी जाए और इसे लेकर पुलिस कांवड़ संघों से संवाद करे और किसी भी तरह की शरारत या फिर अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा योगी का निर्देश है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी अलर्ट पर रहें, सोशल मीडिया और ड्रोन से निगरानी की जाए, सभी लोगों पर निगरानी हो। अब उदित राज जो है वो कहते हैं कि कुछ कांवड़िए आस्था की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं, जरा सा भी गाड़ी छू जाने पर गाड़ी को तोड़ देते हैं, कांवड़िए पूरे परिवार के साथ मारपीट कर रहे हैं, कांवड़िए कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। कांवड़ियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए ताकि अराजकता पर रोक लगाई जा सके। चलिए, संजय निषाद कहते हैं कि हंगामा या मारपीट करने पर कार्रवाई हो रही है, कानून तोड़ने वाले कांवड़ियों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। एक दो लोगों के गलत व्यवहार के आधार पर पुलिस वेरिफिकेशन का कदम नहीं उठाया जा सकता, तो ये मुख्य बात है। लेकिन अब इन तीनों ने क्या कहा अपने बयानों में, ये भी सुनते जाइए। मैं तो कांवड़ सजाई जाए, कांवड़ में लोग जाएं पवित्र भावना से, मैं शुभकामना देता हूं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन से यह तो रहेगा कि कौन इसमें बदमाश है, कौन समाज विरोधी लोग हैं, और इसकी पवित्रता और बढ़ जाएगी। एक दो सिरफिरे की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई ऐसी हुई है, मुकदमे लिखे गए हैं, भले वो कांवड़िए हैं, और एक दो लोगों के गलत व्यवहार से बहुत इतने बड़े कदम नहीं उठा, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है। फिर पता चला उनके जांच में ही बहुत हो जाएगा, तब पता चला कि मैसेज जाएगा कि नहीं आज के दिन में। उनकी मानसिकता ऐसी रही है कि जब भी कोई हिंदुओं का पर्व त्यौहार होता है वो हमारा विरोध करते हैं। मैंने कहा ना, हमें गैर हिंदू से खतरा नहीं है, हमें खतरा अपने हिंदुओं से है। उनका प्रयास रहता है कि मैं किसी जाति विशेष का एक बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, लेकिन अब वो नेता बनने वाले नहीं, बहुत नेता हो गए। तो कांवड़ यात्रा पर सियासत नहीं होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन इस निर्देश के साथ कि जो कांवड़िए हैं वो भी अनुशासित रहें। अगली खबर की तरफ आने जा रहा हूं, जहां एक भी छांगुर अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया अपने अधिकारियों को कि जहां जहां छांगुर हैं, जो जो उनके मददगार हैं, जो जो रैकेट में शामिल हैं, उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चलिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से क्या इस बुरे मामले में डेवलपमेंट हुआ है। तो छांगुर अब गिरफ्त में है, छांगुर से ईडी पूछताछ कर रही है, एटीएस की नजर है, अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जा चुके हैं, कोठी हवेली सभी ध्वस्त किए जा चुके हैं और छांगुर अब बिल्कुल अकेला पड़ा है। इसके अलावा जो तस्वीरें आ रही हैं, ये वो 10 लोग हैं जो कि धर्मांतरण करवाते थे, यानी कि छांगुर के दोस्त थे और दिन रात इनकी मंशा थी वैसी लड़कियों को निशाना बनाया जाना, जो कि जिनका कन्वर्जन करवाया जा सके, जिनका धर्मांतरण करवाया जा सके। तो एक तस्वीर और भी मैं आपको दिखाता हूं, ये उनकी गिरफ्तारी के जो सबूत हैं वो सामने हैं। उन लोगों को पकड़ा गया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद अभी कई राज खुलने वाले हैं, जिसमें यह पता चलेगा कि यह सिंडिकेट, ये रैकेट और कितना बड़ा है। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद योगी ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। छांगुर की तरह ही पुलिस ने एक और धर्मांतरण गैंग का खुलासा कर दिया।
ये गैंग यूपी समेत राज्यों में अपना नेटवर्क फैला चुका था और लफ्ज जिहाद के जाल से धर्मांतरण करा रहा था। धर्मांतरण कराने वाले गैंग का कनेक्शन आईएसआई से भी मिला है। योगी की पुलिस इस गैंग के गुर्गों को ढूंढ ढूंढ कर पूरे यूपी से निकाल रही है। अभी तक दुनिया एक छांगुर की बात कर रही थी, लेकिन अब एक और छांगुर आ गया है और उसका भी पता चल गया है। अब सारी उसके बारे में जो सूचना है वो हम आपको बताते हैं। चलिए, बलरामपुर के बाद आगरा में बड़ा धर्मांतरण करने वाला पकड़ाया है। ये गैंग लफ्ज जिहाद के जरिए जबरन धर्मांतरण कराता था। जो गैंग का कनेक्शन है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिला है और इस गैंग का काम करने का तरीका आईएसआईएस से मेल खाता है। दुबई, अमेरिका और कनाडा से फंडिंग के सबूत हाथ लगे। ब्रेन वॉश करके ये हिंदू लड़कियों को गैंग में शामिल करते थे। एक पीड़ित की AK-47 के साथ तस्वीर भी सामने आई थी और इसी साल मार्च में आगरा में 2 बहनों की गुमशुदगी दर्ज हुई। पुलिस ने जांच की तो पता चला गैंग के तार 6 राज्यों से जुड़े हैं। इस पर पुलिस ने 50 सदस्यीय टीम बनाकर जांच शुरू कर दी। अलग अलग राज्यों से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और ये लोग सेफ हाउस से लेकर कानूनी मदद तक मुहैया कराते थे। यानी कि जांच के दौरान ही पुलिस को विदेशी फंडिंग के सबूत मिले और धर्मांतरण कराने वाले गैंग के सरगना की भी गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल इस मामले में अभी यूपी पुलिस जांच कर रही है और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजीव कृष्ण जो कि डीजीपी हैं यूपी के, उनकी बात सुनाते हैं कि कैसे एक नए छांगुर का पता चला। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। तो एसटीएफ की कार्रवाई भी लगातार जारी है, यानी कि गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा। 2 और गुर्गों को पकड़ा गया है। छांगुर गैंग के 2 सदस्य जिनकी गिरफ्तारी हुई, शहाबुद्दीन और सबरोज, जिनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे क्लू जो है वो पता लग रहे हैं कि आगे इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ और जानकारियां हम आपको देना चाहते हैं कि कैसे ये दूसरा जो छांगुर गिरोह है काम कर रहा था। तो छांगुर पर पुलिस के बाद ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है और 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। यानी कि छांगुर के पास कई बेनामी संपत्तियां होने के सबूत मिले हैं और साथ ही फर्जी दस्तावेज भी कई संपत्तियों पर उन्होंने कब्जा जमाया था। अब इन तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारियां हो रही हैं। छांगुर के 15 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई के ठिकानों पर छापा मारा। कई दस्तावेज मिले हैं जिनमें अवैध संपत्तियों का पता चल गया है। प्रॉपर्टी बनाने में छांगुर ने विदेशी फंड का इस्तेमाल किया और कई संपत्तियां उसने सहयोगियों के नाम पर खरीदी थी। अब इन सभी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। छांगुर और करीबियों के करीब 22 बैंक खाते भी मिल चुके हैं। इनमें से एजेंसियों को 60 करोड़ का संदिग्ध लेन का पता भी चल गया है। फिलहाल ईडी ने अब छांगुर पर एक्शन की शुरुआत कर दी है, यानी कि छांगुर और उसका गैंग बचने वाला नहीं है। तो राजीव कृष्ण इस पर क्या कह रहे हैं, जो कि डीजीपी यूपी के हैं, एक बार फिर सुनिए। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
और चलिए आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। ग्रेटर नोएडा की वारदात हुई है, लेकिन सुसाइड क्यों किया इसका भी पता चल गया है। तो मेडिकल छात्रा ने सुसाइड किया, लेकिन क्यों किया, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सुसाइड के बाद जिस कमरे में उसने सुसाइड किया, वहां से उसके शव को बाहर ले जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यानी कि छात्रा की मौत हो चुकी थी और उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। छात्रा की मौत तो हुई, उसने खुद को फांसी लगा ली, लेकिन सुसाइड से पहले एक सुसाइड नोट उसने लिखा और सुसाइड नोट में उसने बताया कि आखिर किनका किनका हाथ है, किसके प्रेशर के कारण उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, या फिर उसने सुसाइड कर लिया। तस्वीरें आगे मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या हुआ। इसके बाद जो परिजन है, आसपास के लोग हैं, छात्र हैं, सभी लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो प्रबंधन है उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, छात्रों का गुस्सा है, फूट पड़ा है। अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर जो छात्रा थी, उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो पूरी बात बता रही है, उसे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं मिला तो छठा दिन मेरा, यहीं पे आके मरूंगी मैं, यहीं पे जान दूंगी अपनी बेटी के लिए। 5 दिन का समय मांगे है मेरे से। दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा होगी, 5 दिन मांगे उन्होंने। अगर 5 दिन में कोई इंक्वायरी नहीं हुई, मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं मिला तो छठा दिन मेरा, यहीं पे आके मरूंगी मैं। आप समझ पाएंगे एक मां क्या कह रही है। न्याय चाहिए और न्याय बहुत जल्द चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार गमगीन है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जो डेंटल की छात्रा थी, डेंटल विभाग की एचओडी की पिटाई हुई है, और जो पीड़िता है यानी कि जो जिसने सुसाइड किया, जिस छात्रा ने, उसकी मां ने एचओडी को थप्पड़ मारे हैं। मैं बोल के गया था, नहीं 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 बोल के गया था, और मैंने उस दिन बोल के गया था ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डेंटल विभाग की एचओडी की पिटाई चल रही है और सबसे पहला थप्पड़ जो है वो छात्रा की मां ने लगाया। इसे भीड़ उसे खींच रही है और कह रही है कि इनकी वजह से ही उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। नहीं बोल के गया था, नहीं बोल के गया था, नहीं बोल के गया था, और मैंने उस दिन बोल के गया था ना। मैं बोल के गया था, नहीं 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 बोल के गया था, और मैंने उस दिन बोल के गया था ना। और इसके बाद जब छात्रों का प्रदर्शन बढ़ने लगा, और इसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जो छात्र थे वो परिसर में ही, कॉलेज कैंपस में विरोध करने लगे। पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं, उन्हें शांत कराने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने किस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की ये भी देखिए। तो ये वो छात्र हैं जो मोटे पैसे देकर यहां पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन एक छात्रा की मौत के बाद जो मामले की गहराई है उसे जानने के बाद छात्र विरोध में नारे लगाने लगे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन सवाल है कि आखिर छात्रा ने सुसाइड क्यों किया, कौन है इसके पीछे, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मेडिकल छात्रा के सुसाइड का मामला जो है वो ग्रेटर नोएडा का है, जहां शारदा यूनिवर्सिटी से ज्योति डेंटल की पढ़ाई कर रही थी। ज्योति की उम्र 21 साल थी और वो गुरुग्राम की रहने वाली थी। वो 3 छात्राओं के साथ गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी। शुक्रवार को वो कमरे में अकेले थी, तभी सुसाइड उसने कर लिया। शाम 7 बजे एक छात्रा आई तो उसका कमरा अंदर से बंद था, दरवाजा नहीं खुला, तो फिर मौके पर पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा तोड़ा गया, पुलिस घुसी उस कमरे में, ज्योति की लाश फंदे से लटकती मिली।
मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें ज्योति ने 2 प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। लिखा था, अगर मेरी मौत होती है तो इसके लिए टीचर जिम्मेदार होंगे, महेंद्र सर और शहरी मैम मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, अपमानित किया, लंबे समय से डिप्रेशन में हूं। मैं चाहती हूं उन्हें भी यही सहना पड़े। सॉरी, मैं अब और जी नहीं सकती। ये बातें उसने लिखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन तक रिपब्लिक भारत ने अपनी पहुंच बनाई। हम डटे रहे, हम पूछना चाहते थे कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या आपको पता नहीं था? तो यूनिवर्सिटी के वीसी कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। ये भी देखिए। एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज जवाब तो दे दीजिए। कमेटी बनी हुई है, वो इंक्वायरी कर रही है और सब कुछ प्रोसेस में है। थैंक यू। में तो है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई सर? मैडम, अभी कमेटी बैठी है, प्रोसेस में है। कमेटी तो बैठी, कमेटी तो बाद में बैठती ही है जब ऐसी बस सिचुएशन हो जाती है। अब हम लोग को काम करने दीजिए ना। नहीं, काम तो आप कर ही रहे हैं, काम पहले से हो रहा होता तो ऐसे थोड़ी ना होता। सर प्लीज आपको जवाब तो दीजिए ना। मैडम, हम लोग काम कर रहे हैं। काम तो आप कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? अच्छा चलिए बताइए। अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल रहे हैं, प्रेस रिपोर्ट भी निकाल रहे हैं, रिपोर्ट निकाल रहे हैं। प्रेस रिपोर्ट नहीं, मुझे यहाँ जवाब दीजिए। आप पढ़ लीजिए उसको। उस बच्ची ने कई बार कंप्लेंट की कि मुझे हैरेस किया जा रहा है। फिर मैडम, प्रेस रिपोर्ट निकल गया है, अब इसको प्रेस रिपोर्ट से नहीं, इनको प्रेस रिपोर्ट लेके इनको नहीं प्रेस रिपोर्ट नहीं, आप जवाब मैडम नहीं जवाब दीजिए ना। हमारा पीआरओ ऑफिस है, वो देगी जवाब। पीआरओ नहीं, मुझे आपसे जवाब। सब लोग जवाब नहीं देते मैम। क्यों, आप क्यों नहीं जवाब देंगे? आप बड़ी पोस्ट पर हैं इसलिए। बड़ी पोस्ट वालों को ही तो जवाब देना है, बड़ी पोस्ट वालों को ही तो जवाब देना है ना। बताइए, जब वो बच्ची शिकायत कर रही थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बताइए, आप चुप नहीं रह सकते। मैं आपको कह चुका हूँ, इंक्वायरी ऑलरेडी बैठी हुई है। आप तो मैं आपके पास प्रोसेस में कर रही है। जो इंक्वायरी में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछताछ चल रही है। मान लिया मैंने, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 ही लोग हुए, 3 अभी बाकी हैं। नहीं, थैंक यू। 3 अभी बाकी हैं सर। आपने आपके हाथ जोड़ने से नहीं होगा। अभी आपने पढ़ा नहीं लगता नोटिस। हाथ जोड़ने से नहीं होगा। नोटिस आपने पढ़ी नहीं है। तो आज वीसी हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उस छात्रा ने भी कभी हाथ जोड़े होंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं। ये देखिए, सुसाइड नोट में छात्रा ने जिन 2 प्रोफेसर का जिक्र किया, जिन 2 नामों का जिक्र किया, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कि पूछताछ अब शुरू हुई। यानी कि यह पता चल पाएगा कि आखिर उस लड़की के डिप्रेशन में जाने के क्या यही लोग जिम्मेदार थे। तो बड़ी बात यह है कि आखिर जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में थे, मेडिकल छात्रा ने सुसाइड नोट लिखा था, उन दोनों प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया है। अब उनसे पूछताछ शुरू हुई। लेकिन ज्योति ने सुसाइड क्यों किया? अभी भी सवाल यही है कि सुसाइड का कारण क्या था। तो यह भी जानिए कि क्या था कारण। तो आत्महत्या से पहले ज्योति काफी दिनों से परेशान थी। उसे फेल करने की बार बार धमकियां दी जा रही थी। पिता ने यूनिवर्सिटी में टॉर्चर करने के आरोप लगाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रशासन से मुलाकात की भी थी। तब आश्वासन दिया गया था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ज्योति शर्मा के साथ प्रताड़ना जारी रही और फिर आखिर में ज्योति ने आत्महत्या कर ली। दावा यह भी है कि उस पर फर्जी हस्ताक्षर के आरोप लगे और इसी वजह से ज्योति के माता पिता को बुलाया गया था। ज्योति शर्मा को लेकर यह दावा साथी छात्रों ने किया। हालांकि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। प्रताड़ना के आरोपी दोनों प्रोफेसर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी इस मामले में कमेटी बनाई है और यह कमेटी सभी आरोपों को लेकर आंतरिक जांच कर रही है। फिलहाल सुसाइड नोट के सभी आरोपों की जांच जारी है। लेकिन जो छात्रा के परिजन हैं, जो कि प्रदर्शन में शामिल थे, जो थप्पड़ लगा रहे थे, उनके कुछ जायज सवाल हैं और क्या कह रहे हैं वो जरा देखिएगा। मुझे मेरी बेटी ने जो 5 लोगों ने मारा है, मुझे फांसी की सजा चाहिए। उन बंदों को जब तक फांसी नहीं होगी तब तक मैं नहीं हिलूंगी, ना मैं अपनी बेटी लेके जाऊंगी। बीडीएस के 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे डरे हुए हैं। जब ज्योति शर्मा के मम्मी पापा आए थे यहाँ पे, जब वो बच्चों की हिम्मत बनी नहीं, बच्चों को डरा रखा था। इस केस को दबाने के लिए कोशिश कर रहे थे। बच्चों की हिम्मत जब बनी, जब पेरेंट्स आए, बच्चों को बाहर भी नहीं निकलने दिया, बच्चों को ऐसे डरा के रखा था। और मेरी बेटी का कमरे के अंदर भी किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं जाने दिया। इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई में वीक नहीं थी। बहुत सारे बच्चों का कुछ नहीं हुआ, पूरा काम पर उनको उसको पर्सनल हिट करना था, क्योंकि वो अपोज कर देती थी बहुत सारी चीज़ों को। जब उनने बोला कि आपके साइन नहीं है तो बोला आप मिला लो,
तो वो उस चीज़ को या कुछ बोलते तो वो अपोज कर देती थी कि नहीं है, ये ऐसा नहीं है, जो आप बोल रहे हो गलत है। जो गेट था हॉस्टल का, उसका गेट खुला हुआ था, बच्ची के आसपास कुछ भी हैंगिंग के लिए था ही नहीं, तो पुलिस हत्या की जगह उस पर हैंगिंग वाला आत्महत्या का मामला लगा रही। लेकिन आप कार्रवाई किस तरह कर रहे हैं? कार्रवाई आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी करिए। जो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, डीन है, जो भी हैं, वो यूनिवर्सिटी की नौकरी कर रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी उनसे कहता है बच्चों को टॉर्चर कीजिए, बच्चों का हरेसमेंट कीजिए? सबके ऊपर लाठीचार्ज करी, मेरे ऊपर, मेरे फादर के ऊपर, मेरे ब्रदर्स के ऊपर, मेरे मामा के ऊपर, हमारे साथ जितने भी रिश्तेदार हैं सबके ऊपर। एक भाई के, हमारे भाई के कपड़े फाड़ दिए, हमारे भाइयों को मारा है इनने। दो लोगों जो बच्ची थी उसे साइन को लेकर परेशान कर रखा था। बच्ची के पेरेंट्स आ गए थे, सब बातें सॉल्व हो गई थी, लेकिन जो यहाँ के टीचर्स थे वो बच्ची को बार बार परेशान कर रहे थे, जिसमें आकर बच्ची ने आत्महत्या कर ली। 2 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया है, अभी 3 लोग बाकी है और 3 लोगों के लिए इन लोगों ने 5 दिन का समय मांगा है। अगर 5 दिन में इन लोगों ने कोई सॉल्यूशन नहीं किया तो बच्चे के माता पिता के साथ हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम आत्महत्या करने का काम करेंगे। शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की। परिजन मौके पर आ गए हैं। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर काफी आक्रोश था, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि एक डर जो है ट्रंप को खाए जा रहा है और ये जो डर है वो मोदी का डर है। मोदी से क्यों डरने लगे ट्रंप? इस बात को तब और बल मिलता है जब ट्रंप बयान देने लगते हैं, दावे करने लगते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति थी, तब ट्रंप ने एक से एक बढ़कर दावे किए और 24 दफे दावे कर दिए कि हमने सीज फायर की कोशिश की थी और हमारी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो कम हुआ। उसके बाद एक दावा नया आता है, ये दावा उससे भी बड़ा था। उन्होंने कहा कि 5 जेट इन दोनों के, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा था उसमें 5 जेट मार गिराए गए हैं। किस देश के हैं ये बात क्लियर नहीं कह पाए ट्रंप, लेकिन इतना जरूर है कि वो ये जताना चाह रहे थे कि हमें सब मालूम है। लेकिन इसके बाद की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे और जो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ बैठकर उन्होंने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने 5 जेट गिरने वाली बात कही, ये नहीं बताया कि आखिर किस देश के कितने जेट गिराए गए, जबकि भारत ने सारे सबूतों के साथ विश्व में अपनी कूटनीतिक दखल दी। This is really a celebration because we hit a lot of home runs. तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी भाषा से इस बात का पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो सपोर्ट है वो साफ तौर पर दिख रहा है। तो मोदी से ऐसा भय क्यों लग रहा है ट्रंप को? आखिर कौन सी बात है? कभी सीजफायर की बात करते हैं, कभी जेट गिरने की बात करते हैं और अब तो ब्रिक्स पर भी बात करने लगे हैं। तो अब तक ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध पर बयान दे रहे थे। भारत पाक जंग के बाद से युद्ध पर 24 बार बयान दे चुके हैं। पहली बार उन्होंने 10 मई को बयान दिया, आखिर बार कल बोला। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में उन्होंने फिर से कहा जंग उन्होंने रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को भारत बार बार खारिज कर चुका है। अब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध पर नया शिगुफा छेड़ा है। ट्रंप ने कहा मुझे लगता है भारत पाक संघर्ष में सच में 5 जेट विमान गिराए गए थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया ये विमान किस देश के थे। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में अपने सांसदों के साथ डिनर में कही। दरअसल पाक ने दावा किया था कि उसने भारत के 6 विमान गिराए, जिसे भारत ने गलत बताया था और पाक ने भी कोई सबूत नहीं दिए थे। पाकिस्तान आज तक अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दे पाया है। भारत ने भी इतना कहा कि नुकसान हुआ है, लेकिन 6 विमान नहीं गिरे। यानी कि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आखिर जो आंकड़े आज ट्रंप पेश कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो ट्रंप है, उनका जो डर है उनके दावों से साफ तौर पर झलकता है। तो आज के लिए ये भारत की बात में बस इतना ही। आप जहां रहें मस्त रहें, खुश रहें, अपनों के साथ रहें। रिपब्लिक भारत देखते रहें। जय हिंद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH